हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले अपने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर के यूनिट थर्ड को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हमारी यूनिट थर्ड है रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में आज हम ब्रीफ में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा होने वाला है पार्ट 1। बाकी अगर इसके हम सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें कि आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसके जो हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम है इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, इसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे और इसके क्या क्या ऑर्गन्स हैं। बाकी जो हमारे मतलब जो पेंडिंग टॉपिक्स होंगे, जैसे कि हमारा स्पेशल डिफरेंस टू एनाटॉमी ऑफ लंग्स, मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन, रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन, इनको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। इसी वजह से सिर्फ आज की वीडियो में हम रिस्पायरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड इसके कुछ ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। बाकी इसके जो नोट्स वगैरह होंगे आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, वहाँ से आप लोग सभी नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। बाकी इसके जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स हैं, जैसे कि एचएपी सेकंड के यूनिट 1, यूनिट 2 सभी की प्लेलिस्ट सभी की सारी वीडियोज़ की प्लेलिस्ट की लिंक बन चुकी है। आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी प्लेलिस्ट की लिंक, वहाँ से आप लोग सभी वीडियो लेक्चर्स को चेकआउट कर सकते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट चल रहा था ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकेंड सेमेस्टर, उसमें हमारी आज यूनिट थर्ड स्टार्ट होने जा रही है, जो कि हमारी है रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो आज की वीडियो में हम रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे कि हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है और किस कारण होता है। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम से अगर हम जानें तो जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं तो वो हमारे किसके लिए ज़रूरी होता है, वही हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम कहलाता है। तो ये वही सिस्टम है जो कि हमको सांस लेने में यानी कि ब्रीदिंग में हमारे हेल्प करता है। लेकिन अगर किसी कारण हमारी अगर सांस रुक जाए तो रिस्पायरेटरी सिस्टम हमारा जो होता है वो फेल हो जाता है, यानी कि काम करना बंद कर देता है। उस कंडीशन में किसी की भी जान भी जा सकती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, जिसकी वजह से मतलब सांस आना बंद हो जाती है, फिर रिस्पायरेटरी सिस्टम हमारा फेल हो जाता है, फिर रिस्पायरेटरी सिस्टम इतना ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट क्यों होता है हमारी बॉडी में, इन सभी के बारे में आज की वीडियो में हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने रेस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में। तो जो हम यहाँ पे रेस्पायरेटरी के बारे में बात करते हैं, यानी कि जो हमारा एक जो रेस्पायरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी है, ठीक है, इसका डायग्राम है। तो जो यहाँ हमारा रेस्पायरेटरी होता है, यानी कि जो रेस्पायरेटरी वर्ड है, ये हमारा निकल के आता है कहाँ से, रिस्पायरेशन, जो कि हमारा कहाँ से आता है, रिस्पायरेशन से। और जो रिस्पायरेशन मतलब होता है, इसका मतलब होता है टू टेक अ ब्रीथ, यानी कि सांस लेना। ब्रीथ को हम क्या बोलते हैं, सांस लेना। तो अब सांस लेना नॉर्मली जैसे कि कोई भी बैठा होता है या फिर आप वीडियो देख रहे हैं या फिर मैं पढ़ा रही हूँ आप लोग को, तो नॉर्मली हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रीथ ले रहे हैं, ठीक है, सांस ले रहे हैं, रेगुलर सांस ले रहे हैं, हर टाइम सांस ले रहे हैं। क्योंकि अगर सांस नहीं लेंगे तो हम मतलब हमारी जान भी जा सकती है। तो इसलिए सांस लेना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि हम कुछ माउथ से और अपनी नोज़ के थ्रू जो एयर होती है वो मतलब बाहर से एनवायरनमेंट से खींच रहे हैं और अपने अंदर ला रहे हैं। तो वो हमारी जो एयर होती है वो हमारी नोज़ के थ्रू, यानी कि वो हमारी नोज़ के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर आ रही है और हमारे लंग्स में जाती है, फिर लंग्स के थ्रू हमारे ब्लड में जाती है। तो साथ साथ में जैसे ही आप नोज़ या फिर माउथ के थ्रू दोनों के थ्रू जब ऑक्सीजन खींच रहे हो अंदर की तरफ, तो उसी के साथ साथ हमारी जो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 है, वो आप उसको एक्सक्रीट आउट भी कर रहे हो, यानी कि बॉडी से निकाल भी रहे हो। ऑक्सीजन ले रहे हो, ठीक है, एनवायरनमेंट से, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अपनी बॉडी से बाहर एक्सीट आउट कर रहे हो। तो नॉर्मली जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, अपने बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं, तो उसी को नॉर्मली क्या हम बोल देते हैं, रिस्पायरेशन या फिर टू टेक अ ब्रीथ, यानी कि जिसको हम बोलते हैं सांस लेना। अब ये जो ऑक्सीजन वगैरह हम ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं बॉडी से, तो इस प्रोसेस को करने में, यानी कि सांस लेने में जो प्रोसेस यूज़ हो रहा है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, उसी प्रोसेस को जो हेल्प कर रहा है रिस्पायरेशन की प्रोसेस को, वही हमारा क्या है, रिस्पायरेटरी सिस्टम। यानी कि जो हमारी रिस्पायरेशन प्रोसेस को करवाने में जो भी सिस्टम हमारी हेल्प कर रहा है, उसी को यहाँ पे हम रेस्पायरेटरी सिस्टम बोल देते हैं। तो जब यहाँ पे हम नॉर्मली रिस्पायरेटरी सिस्टम की फर्स्ट पॉइंट को देखें, अगर नॉर्मली हम रिस्पायरेशन को यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं, तो रिस्पायरेशन इज सिंपली डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन बॉडी टिश्यूज एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी कि हमारी एक जो रिस्पायरेशन हमारी एक सिंपल ऐसी प्रोसेस है जो गैसेस को क्या कर रही है, एक्सचेंज कर रही है, यानी कि बाहर एनवायरनमेंट से क्या ले रही है, ऑक्सीजन ले रही है और हमारे बॉडी और टिश्यूज़ तक पहुंचाने का काम कर रही है। और जो हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम इन्वायरमेंट में भेज रहे हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रही है और ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट से ले रही है।
ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट आ जाती है, सेल्स ऑफ आवर बॉडी कंटिन्यूसली यूज ऑक्सीजन फॉर द मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल एंड एटीपी प्रोड्यूसर्स। तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, यानी कि हमारी कंप्लीट बॉडी सेल से बनी होती है, तो हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली ऑक्सीजन ले रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में सेल्स के थ्रू ऑक्सीजन लेने के थ्रू वो हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है। इन विच एनर्जी इज़ रिलीज। अब जैसे एनर्जी रिलीज होती है, जो हमें मतलब जो भी हम खाना पीना खाते हैं या फिर जो हमको ऑक्सीजन वगैरह मिलती है, उसमें से हमको क्या मिलती है, न्यूट्रिशन मिलते हैं। जो फूड वगैरह होता है उससे हमको न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है, न्यूट्रिशन से ही हमको एनर्जी मिलती है, यानी कि एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है, जब हमारा एटीपी प्रोड्यूस होता है तो उसकी वजह से एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जब प्रोड्यूस होता है तो उसी की वजह से हमको क्या जनरेट होती है, एनर्जी जनरेट होती है बॉडी में, जिसकी वजह से हम हर काम कर पाते हैं। तो जो सेल्स हैं उनको कंटिन्यूसली जब ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है, यानी कि मिलती रहती है, उसकी वजह से हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी होते हैं बॉडी में। तो हमारी बॉडी में जैसे हम सांस ले रहे हैं तो उसके थ्रू जो हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, यानी कि हम ऑक्सीजन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ले रहे हैं और CO2 को हम मतलब कि क्या कर रहे हैं, अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग दिस मेटाबॉलिक रिएक्शन CO2 ऑल्सो रिलीज। अब जैसे कि ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है हमारी बॉडी में, तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होती है, रिलीज होती है। तो उसको निकलना रहता है हमारी बॉडी से, यानी कि उसको हम एक्सक्रीट आउट करते हैं बॉडी से। तो जो हम ऑक्सीजन बाहर से लेंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो वही वाली प्रोसेस हमारी किस में काम आती है, रिस्पायरेटरी सिस्टम में। रिस्पायरेशन के थ्रू ही हम जैसे सांस ले रहे हैं, ठीक है, सांस हम ले रहे हैं तो ऑक्सीजन हमारे अंदर आ रही है, ऑक्सीजन को खींच रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से निकाल रहे हैं। लिखा हुआ है द सप्लाई ऑफ O2 एंड एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स ओनली थ्रू रिस्पायरेशन, यानी कि रिस्पायरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी में एंटर करती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिस्पायरेशन। ये रिस्पायरेशन के थ्रू ही पॉसिबल होता है। एंड द सिस्टम दैट परफॉर्म्स रिस्पायरेशन, जो भी सिस्टम ये रिस्पायरेशन को परफॉर्म करता है, यानी कि इस प्रोसेस को में हेल्प करता है, उसी को हम यहाँ पे बोल देते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। आई होप आप लोग को रिस्पायरेशन एंड रिस्पायरेटरी सिस्टम के बीच का डिफरेंस पता चल गया होगा। रिस्पायरेशन मतलब ये होता है कि जिसमें हमारी बॉडी में मतलब गैसेस एक्सचेंज होती हैं, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से निकलती है, और जो रिस्पायरेशन प्रोसेस को करवाने में जो हेल्प कर रहा है उसी को हम यहाँ पे रिस्पायरेटरी सिस्टम बोल देते हैं। अब हम देख लेते हैं कि रिस्पायरेशन की कौन कौन से स्टेजेस होती हैं। तो यहाँ पे बेसिकली रिस्पायरेशन की 3 स्टेजेस होती हैं। एक होती है ब्रीदिंग या फिर वेंटिलेशन, सेकंड है इंटरनल रिस्पायरेशन एंड थर्ड है सेलुलर रिस्पायरेशन। तो पहला यहाँ पे आ जाता है ब्रीदिंग। अब देख लेते हैं कि यहाँ पे ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो अब मान लो जैसे कि हम सांस लेते हैं, ठीक है, एयर हमारी किसके थ्रू, नोज़ के थ्रू या फिर माउथ के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर रही है। तो जो ऑक्सीजन रेड से डिनोटेड है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से ब्लू से डिनोटेड है, ठीक है। तो ऑक्सीजन यानी कि जो हमको चाहिए वो हमारी बॉडी में आती है, नोज़ के थ्रू हमारी बॉडी में आई, फिर ऑक्सीजन हमारी एंटर कर जाती है कहाँ पे, लंग्स में। लंग्स के में जाने के बाद ये हमारी एल्वोलाई में जाती है, उसके बाद एल्वोलाई के थ्रू ये हमारे ब्लड में चली जाती है और ब्लड से हमारे पूरे सेल्स में पहुँच जाती है कौन, ऑक्सीजन। तो ये वाला जो फंडा है आप लोग को ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रिस्पायरेशन वाला पूरा फंडा है ये आप लोग को आगे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ऑक्सीजन मेनली हमारे नोज़ के थ्रू एयर, मतलब जो एयर आ रही है, एयर में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन है, ऑक्सीजन है, जो कि हमको चाहिए। तो वो हमारे लंग्स में गई, लंग्स से एल्वोलाई में गई, एल्वोलाई से ब्लड में, और ब्लड हमारा जो है वो हमारी पूरी बॉडी में है। तो पूरी बॉडी में हमारी क्या प्रेजेंट है, सेल्स प्रेजेंट है। तो ब्लड के थ्रू हमारी जो ऑक्सीजन है वो हमारी सेल्स तक पहुँचती है। एल्वोलाई अगर आप लोग को बता दूँ तो यहाँ पे जो हमारी ये जो लंग्स होती है, यानी कि जो लंग्स में जो राउंड शेप में आप लोगों को दिख रहा होगा, इस शेप में जो होता है, इस शेप में, तो ये ही हमारी क्या कहलाती है, एल्वोलाई कहलाती है। ये राउंड शेप में जो है ये हमारी एल्वोलाई। तो ये हमारे जो मतलब लंग्स है इसके कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिसको हम एल्वोलाई बोलते हैं। तो एल्वोलाई जो होती है वो हमारी सभी के सभी ब्लड वेसल या फिर ब्लड कैपिलरी से कवर होते हैं, यानी कि जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो हमारी पूरी कवर करती हैं किसको, एल्वोलाई को। तो अब जैसे ही ऑक्सीजन हमारी एल्वोलाई में पहुंचती है तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ब्लड में छोड़ देते हैं। तो ब्लड में छोड़ने के बाद जैसे ही हमारे ब्लड में ऑक्सीजन आती है ये हमारे पूरे सेल्स तक पहुँचा देते हैं। अब जैसे ही हमारी बॉडी में सेल्स जो मतलब प्रेजेंट हैं, तो सेल्स में जैसे ही ऑक्सीजन पहुंचती है तो ये क्या करते हैं, सेल्स ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, यानी कि उसका यूटिलाइजेशन करते हैं।
अब ये यूज़ कैसे करते हैं, मान लो जैसे कि हमारी बॉडी में जो पहले से हमारा जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, यानी कि जो भी हम खाना पीना खाते हैं, जो पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस मतलब पहले डिस्कस की थी, मतलब कि जो भी हम खाना पीना खा रहे हैं जिसकी वजह से हमको क्या मिल रही है, एनर्जी मिलती है। तो जो उसकी वजह से जो खाना पीना खाते हैं उससे हमको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सारी कुछ मतलब सारा कुछ मिलता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट होता है वो हमारा क्या फॉर्म करता है, ग्लूकोज को फॉर्म करता है। तो यहाँ पे जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज होता है वो बेसिकली क्या बनाता है, एटीपी, या फिर एनर्जी को जनरेट करता है, फिर एनर्जी को मतलब कि रिलीज़ करता है। तो ग्लूकोज को सबसे पहले क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जैसे उसको मिलती है उसी की वजह से हमारा क्या बनाता है, एटीपी, फिर मतलब एटीपी को रिलीज़ करता है, फिर एनर्जी को बनाता है। तो जो हमारी रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी जिस जहाँ से हमको मतलब ऑक्सीजन मिली है, तो जो ऑक्सीजन यहाँ पे आती है तो ये ऑक्सीजन जो होती है वो हमारे ग्लूकोज के साथ रिएक्शन यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शन करती है। जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली आ रही है वो हमारी क्या करती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन करती है, किसके साथ में, ग्लूकोज के साथ में। तो हमारे यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाता है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। एंड सेकेंड बनाती है वाटर, H2O पानी। एंड तीसरे नंबर पे ATP यानी कि ATP जनरेट करती है जिससे कि हमको एनर्जी मिलती है। अब जो एनर्जी वगैरह है, जैसे कि डेली हमको एनर्जी मिलती है जिसकी वजह से हम एनर्जेटिक रहते हैं और हर काम कर पाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एनर्जी वगैरह जो हमारे सेल्स में प्रेजेंट होती है, हमारे टिश्यूज़ वगैरह में काफ़ी ज़्यादा हमको पूरी बॉडी कंप्लीट मतलब चलाने के लिए हमारी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो अब यहाँ पे एनर्जी हमारी यूज़ हो जाती है हर टिश्यूज़, हर सेल्स में, ठीक है, जिसकी वजह से हमको एनर्जी मिलती है। वाटर भी हमारा यूटिलाइज हो जाता है। अब जो बचा कुचा मटेरियल होता है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हमारा यहाँ पे हो जाता है वेस्ट मटेरियल। तो अब यहाँ पे जो सेल्स हैं उसने क्या किया, ऑक्सीजन को यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे ग्लूकोज के साथ रिएक्शन हो गई, इसने क्या कर दिया, सब कुछ बनाने के बाद ये एटीपी वगैरह बनाने के बाद एनर्जी रिलीज़ कर दी, जिसकी वजह से जितनी फ़ायदे वाली चीज़ें थी हमको मिल चुकी थी। अब जो बचा कुचा वेस्ट मटेरियल है CO2, तो सेल्स क्या करता है, CO2 को यहाँ से लेके ये दोबारा से रिलीज़ कर देता है इसको ब्लड में। तो सेल्स का सिंपल सा फंडा यही था कि यहाँ पे इसने ऑक्सीजन को छोड़ दिया और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को उठा लिया और रिलीज़ कर दिया ब्लड में। ब्लड यहाँ पे जो मतलब कनेक्टेड है एल्वोलाई से, एल्वोलाई कनेक्टेड लंग्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्लड में जो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या करता है, ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वोलाई में दोबारा से पहुँचा देता है। फिर एल्वोलाई से जो CO2 है वो हमारे लंग्स में जाती है, लंग्स के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है CO2 है वो हमारी बॉडी से निकल जाती है। जहाँ से हमारी ऑक्सीजन एंटर हुई होती है, यानी कि नोज़ के थ्रू हमारी ऑक्सीजन एंटर होती है, तो उसी नोज़ के नॉस्ट्रिल के थ्रू हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारी बॉडी से निकल जाती है। इस तरीके से हमारा जो कंप्लीट फंडा होता है रिस्पायरेशन का चलता रहता है। अब हम यहाँ पे बात करें ब्रीदिंग एंड इंटरनल रिस्पायरेशन के बारे में। तो ब्रीदिंग की बात करें तो इट इज़ सिंपली डिफाइंड एज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन इन्वायरमेंटल एंड लंग्स। तो ब्रीदिंग का मतलब सिंपली क्या है, इसमें हमारी जो गैसेज एक्सचेंज हो रही है, यानी कि ऑक्सीजन जो कि हमको इन्वायरमेंट से मिल रही है, और लंग्स यानी कि जो सेल से यहाँ पे क्या हो रहा था ना, यहाँ सेल से ब्लड में CO2 जा रहा था, CO2 फिर एल्वोलाई में जा रहा था, ब्लड से एल्वोलाई में, फिर एल्वोलाई से लंग्स में CO2 गया, उसके बाद नॉस्ट्रिल के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो गया। तो वही लंग्स के थ्रू हमारी जो CO2 है वो बाहर निकल जा रहा था, और इन्वायरमेंट के थ्रू हमारी जो ऑक्सीजन है वो हमारी नॉस्ट्रिल के थ्रू अंदर आ रही थी, हमारे पूरे सेल्स में जाने के बाद वो यूटिलाइज हो रही थी हमारी बॉडी में। तो ये सिंपल सा ब्रीदिंग का मतलब होता है। जैसे एक बार हमने सांस लिया, ऐसे करके लिया, ठीक है, तो ये क्या है, हम ऑक्सीजन खींच रहे हैं, और उसके बाद जब छोड़ रहे हैं तो वो हमारी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको हम छोड़ रहे हैं, जो कि हमारी बॉडी से निकल रही है। तो ये सिंपली सा फंडा हो गया ब्रीथिंग का, जिसमें हम गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। तो जब ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, तो नॉस्ट्रिल के थ्रू ऑक्सीजन ली, वो गई लंग्स के पास, लंग्स ने एल्वोलाई में भेजा, एल्वोलाई के थ्रू हमारे ब्लड में गई, ब्लड के थ्रू हमारे सेल्स में, फिर सेल्स में जाने के बाद ये हमारा ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज के साथ रिएक्ट हुआ, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और H2O वाटर एंड एनर्जी जनरेट की। अब उसके बाद यहाँ पे लंग्स के थ्रू, यानी कि लंग्स के थ्रू हमारी जो CO2 है वो बाहर कैसे निकलती है। तो सेल्स यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को उठाता है, ब्लड में छोड़ता है, ब्लड जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वोलाई में छोड़ता है, एल्वोलाई लंग्स में भेज देता है, और लंग्स के थ्रू ही हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो नॉस्ट्रिल के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो ये सिंपल सा फंडा हो जाता है यहाँ पे ब्रीथिंग का। और उसके बाद हमारे इंटरनल रिस्पायरेशन के बारे में बात करें तो इट इज़ सिंपली डिफाइंड एज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। अब जैसे कि यहाँ पे हमारी जो इंटरनल रिस्पायरेशन होती है इसमें पूरी सारी चीज़ें होती हैं। मान लो जैसे कि इंटरनल रिस्पायरेशन में यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, तो इसमें हमारी जो मतलब ऑक्सीजन है वो हमारे लंग्स से ब्लड में जा रही है, ठीक है।
तो ये हम, और इसके बाद हमारे जो CO2 है वो हमारे ब्लड से लंग्स में जा रही है, यानी कि हमारे बाहर निकल रही बॉडी से। तो ये हो जाता है इंटरनल रिस्पायरेशन का मतलब। फिर थर्ड आता है सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर का मतलब होता है सेल्स, यानी कि जो सेल से जुड़ा हो रिस्पायरेशन। तो इट इज़ सिंपली डिफाइंड एज एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड एंड बॉडी टिश्यूज़, यानी कि सेल्स। अब इसमें जो मतलब कि गैसेज एक्सचेंज हो रही है किसमें ब्लड एंड बॉडी टिश्यूज़ में। अब जैसे कि यहाँ पे हमारे ब्लड है, ठीक है, यहाँ पे ब्लड में हमारी ऑक्सीजन आई तो इसने सेल्स में भेजा, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन मतलब कि ऑक्सीजन इसने यहाँ पे एक्सचेंज कर दी। अब यहाँ पे जो CO2 है वो सेल्स क्या करता है, CO2 को ब्लड में भेज देता है। तो ये ब्लड एंड सेल्स के बीच का कनेक्शन है, जो एक दूसरे में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे गैसेस को एक्सचेंज कर रहे हैं। और यहाँ पे रिस्पायरेशन में क्या होता है, यहाँ पे लंग्स एंड ब्लड के बीच में जो मतलब कि कनेक्शन होता है, ये आपस में क्या करते हैं, गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि लंग्स ने क्या किया, लंग्स ने ब्लड में ऑक्सीजन को भेजा और ब्लड ने क्या किया, और CO2 को यहाँ पे लंग्स में भेज दिया। तो ये सिंपली क्या हुआ, इन दोनों बीच का प्रोसेस होता है, जो कि आपस में क्या करते हैं, गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो ब्रीदिंग, इंटरनल रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, यानी कि कितने टाइप्स के रिस्पायरेशन होते हैं। तो बेसिकली हमारे 2 टाइप्स के रिस्पायरेशन होते हैं, एक होता है एरोबिक रिस्पायरेशन, सेकंड होता है एनारोबिक रिस्पायरेशन। सबसे पहले देख लेते हैं कि एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है। एरोबिक रिस्पायरेशन में बेसिकली ये होता है, ये रिस्पायरेशन तब होती है, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है, मतलब कि ये हमेशा क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को रिलीज करती है, एंड दिस प्रोसेस प्रोड्यूस मच मोर एनर्जी। तो एरोबिक रिस्पायरेशन होती है, इसमें सबसे ज़्यादा ATP जनरेट होती है, जिसकी वजह से एनर्जी हमारी यहाँ पे रिलीज होती है। एनारोबिक रिस्पायरेशन जो होती है, ये बेसिकली हमारे O2 के प्रेजेंस में ही होती है, लेकिन ये हमारे CO2 को, यानी कि हमारे CO2 को प्रेजेंट नहीं भी करती और करती भी है। इट प्रोड्यूसेस लेस एनर्जी। तो ये मतलब कि एरोबिक रिस्पायरेशन के थ्रू हम एरोबिक रिस्पायरेशन से कम एनर्जी को ये हमारी प्रोड्यूस करती है, तो ये हो जाती है एनारोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं जो कि हमारा मेन टॉपिक आने वाला है, एनाटॉमी ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम या फिर ऑर्गन्स ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो ये हमारा आ जाता है यहाँ पे एनाटॉमी ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम, यानी कि ये पूरा रिस्पायरेटरी सिस्टम है हमारा, ठीक है। अब जैसे ही कोई आप लोग से पूछ ले कि हमारी जो मतलब रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो हमारा प्राइमरी ऑर्गन क्या है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो कौन सा है। नेजल कैविटी से तो सिर्फ एयर पास हो रही है, ये नहीं है। सबसे मेन ऑर्गन हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम का होता है लंग्स, क्योंकि लंग्स ही एक ऐसा ऑर्गन है हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो कि एयर को, यानी कि ऑक्सीजन को हमारे ब्लड में एल्वेलाई में पहुंचाता है, ब्लड में पहुंचाता है, उसके बाद हमारे सेल्स में पहुंचती है, ठीक है। और लंग्स के थ्रू हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे बाहर निकलती है, यानी कि हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती है। तो ये हमारा मेन ऑर्गन होता है रिस्पायरेटरी सिस्टम का। तो लंग्स ऑर्गन ही हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जो कि हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम की पूरी एक जड़ होती है। तो सबसे पहला ऑर्गन हमारा यहाँ पे आ जाता है नोज ऑर्गन, तो इसको यहाँ पे हम नेजल कैविटी बोल देते हैं। सेकंड हमारी आ जाती है यहाँ पे फेरिंग्स, तो ये हमारा हो जाता है यहाँ पे ये फेरिंग्स, और ये जो इसका नीचे लोअर पार्ट होता है इसको हम कहते हैं लैरिंग्स। और यहाँ पे जो आप लोग को ये मतलब रिंग टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हमारी होती है ट्रैकिया। और यहाँ पे जो मतलब लंग्स के अंदर हमारे जो यहाँ पे ये जो राउंड राउंड गुच्छे टाइप की जो अंगूर टाइप के मतलब प्रेजेंट आए आप लोग को दिख रहा होगा राउंड राउंड सर्कल में, ये होती है हमारी एल्वोलाई। उसके बाद ये वाला जो एरिया होता है इसको हम ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, ये पूरे हमारे लंग्स होते हैं। एंड ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस बोलते हैं। तो इसमें हमारा जो नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड माउथ, ये हमारे 4 ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमारे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं। बाकी इसमें हमारे जो ट्रैकिया, एल्वोलाई, ब्रोंकियोल्स, लंग्स, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस, ये हमारे लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं। तो ये इसकी लेबलिंग वगैरह हो जाती है, आप लोग को समझ में मतलब आप लोग इसको देख लीजिएगा। और ऐसे ही आप लोग को डायग्राम भी बना के आना है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, क्योंकि डायग्राम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी चीज़ में, ठीक है। अगर डायग्राम है तो आप लोग उसको बना के आइएगा। बाकी ये हमारे इसके मेन ऑर्गन्स होते हैं। तो चलिए सबसे पहले ऑर्गन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हमारा यहाँ पे आ जाता है नेजल कैविटी या फिर नोज़। तो जो हमारे यहाँ पे नोज़ या फिर नेजल कैविटी है,
तो पहली पॉइंट इसमें आ जाती है द रिस्पायरेटरी पाथवे बिगिंस फ्रॉम नोज, यानी कि जो हमारा रिस्पायरेटरी पाथवे है, जो हमारा रिस्पायरेटरी है उसका मतलब जो रास्ता उसका जाता है, फिर जो उसका पाथवे है वो हमारा नोज से ही स्टार्ट होता है। फिर सेकंड आ जाता है कैविटी ऑफ नोज इज नोन एज नेजल कैविटी। अब जैसे कि हमारी ये जो नोज़ है, ये इसकी जो कैविटी आप लोग को दिख रही है, जो आप लोग को हो मतलब कि 2 होल्स दिख रहे हैं आपके नोज़ में, तो ये क्या कहलाती है, नोज़ की कैविटी कहलाती है। तो इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, नेजल कैविटी बोल देते हैं। कैविटी ऑफ नोज इज ऑल्सो नोन एज नेजल कैविटी। जो नोज़ की कैविटी होती है इसको हम नेजल कैविटी के नेम से भी जानते हैं। अब नेजल कैविटी इज डिवाइडेड इंटू राइट एंड लेफ्ट पोर्शन बाय द नेजल सेप्टम। अब ये वाला जो पार्ट होता है, ये जो बीच में मतलब कि जो बोन दिख रही है, ये एक इधर होती है, एक इधर होती है, ठीक है। तो इसका जो बीच वाला पार्ट होता है इसको हम कहते हैं नेजल सेप्टम। तो यहाँ पे जो हमारी नेजल कैविटी होती है, यानी कि ये दो पार्ट जो होता है ये हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है नेजल कैविटी। एक हमारा राइट पार्ट होता है और एक हमारा होता है लेफ्ट पार्ट, ठीक है। एक राइट पोर्शन और एक लेफ्ट पोर्शन। ये किसके हेल्प से डिवाइडेड होते हैं, नेजल सेप्टम की हेल्प से हमारी ये दोनों डिवाइडेड होते हैं आपस में। एंड हमारी ये जो नॉस्ट्रिल होती है, आप लोग अभी मतलब कभी भी मिरर में चेक करिएगा कि जो आपकी जो नॉस्ट्रिल्स होती हैं या फिर जो मतलब नेजल कैविटी होती है, इन दोनों मतलब दोनों पार्ट्स में क्या होता है ना कि आप लोग को हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। थोड़े थोड़े से बाल होते हैं, तो एकदम स्मॉल स्मॉल से हेयर होंगे, ठीक है। तो ये जो हेयर्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ये जैसे कि कोई भी डस्ट वगैरह, धूल मिट्टी, जैसे आप लोग जाते हो बाहर तो धूल मिट्टी लगने की वजह से आपकी नोज़ में एंटर मतलब हल्का फुल्का हो जाती है, इसकी वजह से छींके आने मतलब छींके आने लगती हैं। तो ये हमारे जो मतलब कि जो हेयर्स होते हैं, जो स्मॉल हेयर्स होते हैं, ये हमको उस डस्ट से मतलब बचाते हैं, उसको क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। तो ये एज अ हमारा क्या जो स्मॉल हेयर होते हैं वह एज अ फिल्टर हमारा ये काम करता है, जिससे कि कोई भी डस्ट हमारे नोज़ के थ्रू हमारे अंदर एंटर ना कर पाए। एंड फिर लास्ट पॉइंट आ जाती है द इंटीरियर पोर्शन ऑफ नेजल चैम्बर इज नोन एज नेजल वेस्टिब्यूल्स। अब इसमें जो हमारा ये जो एंटीरियर पोस्ट मतलब यहाँ पे जो आगे वाला पोर्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, नेजल वेस्टिब्यूल्स बोलते हैं। हमारी नोज़ का जो इनर वाला पार्ट होता है इसी को हम नेजल वेस्टिब्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ बातें हो जाती नेजल कैविटी के बारे में, ये इसका स्ट्रक्चर है, आप लोग इसको देख सकते हैं। बाकी अगर इसके हम फंक्शंस के बारे में देखिए कि ये क्या क्या फंक्शंस को प्रिटेंड करता है। पहला यहाँ पे आ जाता है अलाउस एयर टू एंटर्स इनटू योर बॉडी। अब ये जो नोज़ के थ्रू ही हम जो मतलब बाहर का जो इन्वायरमेंट से जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, जो भी एयर ले रहे हैं, वो हमारे नोज़ के थ्रू ही हमारी बॉडी में एंटर कर पाती है। तो जो नोज़ है ये अलाउ करती है कि बाहर की जो एयर है वो हमारी बॉडी में आ सके। एयर में हमारी क्या प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन हमको नोज़ के थ्रू ही एंटर हमारे बॉडी में होती है। सेकेंड आ जाती है फिल्टर्स एंड क्लीन्स एयर। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे जो हमारे हेयर्स होते हैं, यानी कि जो स्मॉल स्मॉल हेयर्स होते हैं, ये डस्ट को क्या करता है, फिल्टर करता है और प्योर एयर यानी कि प्योर ऑक्सीजन को हमारे अंदर एंटर करवाता है। तो फिल्टर करता है और क्लीन करता है एयर को, जिससे कि एयर में कोई भी डस्ट वगैरह ना रहे, एकदम प्योर एयर हमको मिल सके। फिर आ जाता है प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ स्मेल। अब जैसे कि कोई भी स्मेल होती है, जैसे किसी भी खाने की खुशबू आती है तो हम लोग बहुत जल्दी सेंस कर लेते हैं, किसके थ्रू, नोज़ के थ्रू। जैसे हम लोग मतलब सूंघते हैं ना तो हमको स्मेल आती है कि हाँ ये इसका ऑर्डर अच्छा है, इसका ऑर्डर बेकार है। तो अच्छी स्मेल, बेकार स्मेल जो भी होती है उसको हम सेंस कर सकते हैं किसके थ्रू, नोज़ के थ्रू। तो ये हमको स्मेल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ एयर कंडीशनर। तो अब ये हमारी एयर कंडीशनर की तरह काम कैसे करती है। एयर कंडीशनर मतलब कि कोई एयर को ये क्या करता है, थोड़ा सा कूल कर देता है। अब जैसे कि जैसे हमने मतलब सांस लिया, ठीक है, तो जो एयर हमारे अंदर इनहेल हो रही है, यानी कि जो हम मतलब कि अंदर जो एयर हमारे पास हो रही है, तो वो हमारे नोज़ल के थ्रू, यानी कि जो हमारी नेजल नॉस्ट्रिल्स होती है इसके थ्रू अंदर जाती है। तो ये हमारी कुछ इस तरीके से जिग जैग फॉर्म में जाती है और हमारे लंग्स में फिर ये पहुँच जाती है। तो ये वाला जो मूवमेंट होता है, यानी कि इस टाइम में जब ये वाला जो टाइम पीरियड होता है, तो इस टाइम पे जो एयर होती है इस टाइप से हो जाती है, कुछ जिग जैग से। तो ये उस टाइम पे क्या होती है, जो हवा होती है यानी कि जो एयर होती है, ये थोड़ी सी ठंडी हो जाती है। तो अब यहाँ पे ठंडी हवा लेने का क्या तात्पर्य है। अब मान लो जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है, 40 डिग्री टेम्परेचर आ गया, फिर 45 डिग्री टेम्परेचर आ गया, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण जो भी हवा है अगर वो बहुत ज़्यादा गर्म होगी, तो अगर वो डायरेक्ट हमारे लंग्स में एंटर करेगी तो वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है हमारे लंग्स के लिए। इसीलिए ये हमारा एयर कंडीशनर की तरह भी काम करता है। तो इसका सिंपल सा मतलब यही होता है। तो ये हो जाता है कुछ नेजल कैविटी के बारे में एंड इसके फंक्शंस के बारे में। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर सेकेंड
सेकेंड यहाँ पे ऑर्गन आ जाता है फेरिंग्स। तो इसके जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी टाइप्स हैं, इनको मैंने थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में ही मतलब बताया है। इसके एक एक डायग्राम भी जिसमें मतलब पॉसिबल लगा है कि आप लोग बना लोगे, उसमें डायग्राम भी मेंशन कर दिया है। बाकी इतना आप लोग लिख के आएंगे एग्जाम में, अगर ये 10 to 15 मार्क्स में आता है तो इतना ज़्यादा ये सफिशिएंट होगा। तो फेरिंग्स की बात करें तो इट इज़ द कॉमन पाथवे फॉर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब ये जो फेरिंग्स है, यानी कि जब हम फेरिंग्स के बारे में बात करें तो ये वाला डायग्राम से देख लेते हैं एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम से। तो ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है फेरिंग्स। अब जो फेरिंग्स का जो रास्ता जाता है, यानी कि जो पाथवे जाता है, ये दो जगहों पे जाता है। एक तो हमारे कहाँ पे जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाता है, और दूसरा ये हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी जाता है, यानी कि जीआईटी में भी जाता है। अब आप लोगों को याद हो, अगर प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि जीआईटी यानी कि जो यहाँ से माउथ से लेके एनस तक का जो मतलब पूरी जो पाइप होती है वो हमारी क्या होती है, जो एकदम हॉलो होती है, एकदम खोखली होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जीआईटी ट्रैक्ट बोलते हैं। तो ये जो फेरिंग्स का जो पाथवे है ये दोनों में जाता है, एक तो हमारे जीआईटी ट्रैक्ट में भी जाता है और एक हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी जाता है। बाकी ये हमारे अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। इसकी आप लोग लंबाई देख सकते हैं कि हमारे कम से कम ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है फेरिंग्स। बाकी इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। ये हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है नेजोफेरिंग, सेकंड होता है ओरोफेरिंग एंड थर्ड होता है लैरिंगोफेरिंग्स। इनके पार्ट्स में इतना डीप में नहीं जाना है, इतना आप लोगों के लिए सफिशिएंट होगा। ये हम जान लेते हैं कि फेरिंग्स मतलब एक्चुअल में वर्क क्या करता है। अब जैसे फेरिंग्स हमारा यहाँ पे अटैच है, माउथ से ही हमारे यहाँ पे अटैच होता है, नोज से लेके यहाँ तक पूरा इसका एरिया होता है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। तो जैसे कि नोज के थ्रू जो भी एयर पास होती है वो हमारी फेरिंग्स के थ्रू हमारे कहाँ पहुँचती है, लैरिंग्स में पहुँचती है। तो इसी के थ्रू धीरे धीरे हमारे लंग्स में पहुँचाई जाती है। तो फेरिंग्स एक हमारा पाथवे होता है जो कि उस एयर यानी कि ऑक्सीजन को हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक पहुँचाने का काम करता है। तो इतना सिंपल सा फंडा होता है फेरिंग्स का। बाकी जो हमारे मतलब कि फेरिंग्स की मतलब कि जो स्ट्रक्चर होगा वो मैं आप लोगों को पॉसिबल होगा तो मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगी। तो अब देख लेते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। तो जो हम इसके फंक्शंस के बारे में देखते हैं तो इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ फूड टू ईसोफेगस। अब जैसे कि जो हमारे फेरिंग्स होते हैं, मान लो जैसे कि जो फेरिंग्स है ये जो भी हम खाना वगैरह खा रहे हैं तो ये हमारा क्या करता है, ये हमको हेल्प करता है कि जो भी खाना खा रहे हैं वो हमारे ईसोफेगस में जाए और ईसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में जाए डायरेक्ट, यानी कि हमारे ट्रैकिया में ना आए। अगर हमारे ट्रैकिया में गलती से भी खाना चला जाता है तो हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर अगर फंस जाता है खाना तो काफ़ी ज़्यादा खांसी वगैरह आने लगती है। खांसी आना ज़रूरी भी है कि अगर ट्रैकिया में अगर चला गया तो ट्रैकिया से हमारे लंग्स में भी जा सकता है फूड, ठीक है। तो फेरिंग्स हमारा एक ऐसा मतलब प्रॉपर पाथवे है जो कि हमारे खाने को सिर्फ ईसोफेगस में पहुंचाता है। ट्रैकिया उस टाइम पे क्या होता है, उसके जो यहाँ पे जो स्पिंचर्स लगे होते हैं ये हमारे हो जाते हैं ब्लॉक ट्रैकिया के, ताकि जो फूड है वो हमारे ट्रैकिया में ना पाए, फेरिंग्स के थ्रू हमारे सिर्फ कहाँ पे जाए, ईसोफेगस में जाए। क्योंकि ट्रैकिया में आएगा तो ट्रैकिया से हमारे लंग्स में भी जा सकता है, जिसकी वजह से हमको सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगती है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। फिर सेकेंड फंक्शन आ जाता है फेरिंग्स एम्पलीफाइज द साउंड प्रोड्यूस बाई लैरिंग्स। तो जो भी साउंड प्रोड्यूस होता है लैरिंग्स के थ्रू उसको कौन एम्पलीफाई करता है, हमारा फेरिंग्स ही करता है। फिर आ जाता है लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट इन फेरिंग्स एक्ट एज अ फर्स्ट लाइन डिफेंस अगेंस्ट फॉरेन पैथोजेंस। तो अब जैसे कि हमारे फेरिंग्स में जो लिम्फोइड टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं ये हमारे एज अ डिफेंस काम करते हैं। मान लो जैसे खाना वगैरह खा रहे हैं या फिर एयर के थ्रू ही कुछ फॉरेन मटेरियल जो फॉरेन पैथोजेंस होते हैं जो कि हमको काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं, हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ये जो लिम्फोइड टिश्यू होता है उनसे लड़ने का काम करता है और उनसे हमको बचाने का काम करता है, ठीक है। तो ये हमारे जो लिम्फोइड टिश्यू है ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, फेरिंग्स में प्रेजेंट होते हैं। ये एज अ डिफेंस काम करते हैं, एज अ लाइन डिफेंस, फर्स्ट लाइन डिफेंस, एंड ये हमको फॉरेन पैथोजन से बचा के रखते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा एक फेरिंग्स का फंक्शन होता है। फिर नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है इट इज़ द पाथवे फॉर एयर, फूड एंड लिक्विड। अब जैसे कि हम ये जो हमारा फेरिंग्स होता है ये हमारा एक ऐसा पाथवे होता है जिससे हम एयर भी ले सकते हैं, फूड भी ले सकते हैं और लिक्विड भी ले सकते हैं, यानी कि पानी वगैरह पिएंगे तो फेरिंग्स के थ्रू हमारे ईसोफेगस में जाएगा, ईसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है, ठीक है। तो फेरिंग्स हमारी इन सभी चीज़ों को मतलब इनहेल करने में हेल्प करता है, यानी कि इन सभी चीज़ों का एक पाथवे है जिसके थ्रू हमारी ये सारी चीज़ें हमारी अंदर आ सकती हैं, हमारी बॉडी में एंटर कर सकती हैं। तो ये हो जाते हैं सारे फंक्शंस हमारे फेरिंग्स के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर थर्ड हमारा आ जाता है लैरिंग्स। अब जो लैरिंग्स है ये हमारा मतलब कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फेरिंग्स एंड ट्रैकिया के बीच में प्रेजेंट होता है। आप देख सकते हैं ये हमारा होता है फेरिंग्स,
ये एरिया हमारा होता है ट्रैकिया, ठीक है, जो कि हमारा अटैच है लंग से, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हमारा क्या प्रेजेंट है, लैरिंग्स प्रेजेंट है। एंड जो हमारा लैरिंग्स होता है ये बेसिकली हमारे कुछ फॉलोइंग कार्टिलेज से बना होता है। कार्टिलेज मतलब कि जो बहुत ज़्यादा स्मूथ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उससे हमारा ये बना होता है। पहला आ जाता है थायरॉइड कार्टिलेज, सेकंड होता है क्रेकोइड कार्टिलेज एंड थर्ड होता है आर्टिनॉइड कार्टिलेज। एंड इट कंटेन्स एपिग्लॉटिड दैट मेक श्योर दैट फूड मस्ट बी एंटर इनटू इसोफेगस इंस्टेड ऑफ ट्रैकिया। अब जैसे कि जो हमारा लैरिंग्स है और एपिग्लॉटिस है, दोनों का ही एक ही काम होता है कि जो भी फूड है, जैसे कि हमारा जो एपिग्लॉटिस होता है उसमें हमारे कुछ स्पिंचर्स लगे होते हैं। जब हम जिस टाइम पे हम खाना खाते हैं तो एपिग्लॉटिस के थ्रू हमारे जो ट्रैकिया का जो मतलब पार्ट होता है, ये हमारे स्पिंचर्स इसके जो होते हैं कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है। ये हमारे बंद हो जाते हैं जिसकी वजह से जो खाना है वो हमारी इसोफेगस में आए और हमारे यहाँ पे मतलब ट्रैकिया में ना आए। तो एपिग्लॉटिस का भी यही एक काम होता है, लैरिंग्स एपिग्लॉटिस को भी कंटेन करता है जिससे कि जो भी खाना है वो एज श्योर वो हमारे इसोफेगस में जाए, ना कि ट्रैकिया में आए, जिसकी वजह से वो खाना हमारे ट्रैकिया में अगर आ गया तो हमारे लंग्स में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो फेरिंग्स का फंक्शन और एपिग्लॉटिस का फंक्शन मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे इसकी मिलती जुलती है। तो एपिग्लॉटिस मेनली इस चीज़ को प्रिवेंट करता है जिससे कि जो फूड है वो हमारी इसोफेगस में जाए, ना कि हमारे ट्रैकिया में जाए, ठीक है। तो ये हमारे लैरिंग्स एपिग्लॉटिस को यहाँ पे कंटेन करते हैं, ठीक है। इतना लिखेंगे आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। फिर इसके फंक्शंस के बारे में देख लेते हैं कि ये क्या क्या फंक्शंस को परफॉर्म करता है। तो जो लैरिंग्स होते हैं, लैरिंग्स प्रोड्यूस साउंड, हैंस ऑल्सो नोन एज साउंड बॉक्स। अब जैसे कि हमारे जो लैरिंग्स होते हैं वो हमारे नेक के अंदर ही तो है, ठीक है। तो जो लैरिंग्स है वो हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। इसको हम साउंड बॉक्स भी बोल सकते हैं, जहाँ से हमारी आवाज़ आती है, ठीक है। फिर सेकेंड आते हैं लैरिंग्स डोंट प्ले एनी रोल इन रिस्पायरेशन बट एक्ट एज अ पाथवे फॉर एयर। अब जैसे कि जो लैरिंग्स है वो हमारी रिस्पायरेशन में कोई काम नहीं कर रहा है, बस वो एक ऐसा पाथवे है जिसके थ्रू हमारी जो एयर है वो हमारे लंग्स तक पहुंचती है, हमारी बॉडी में एंटर करती है। यानी कि ये सिर्फ एक पाथवे, एक ज़रिया है जिससे कि हमारे जो मतलब एयर है, एयर हमारे नोज़ के थ्रू फेरिंग्स में आई, फेरिंग्स से हमारे लैरिंग्स में चली गई, ठीक है। तो एक सिर्फ ये पाथवे है जिससे कि हमारा जो मतलब एयर है वो सिर्फ हमारे अंदर आ रही है, ये हमारे कुछ रिस्पायरेशन में हेल्प नहीं करता है। तो लैरिंग सिर्फ एक जरिया है जिससे कि हमारे ऑक्सीजन अंदर एंटर हो रही है, ठीक है, इसके पास हो रही है। बाकी फिर आ जाता है एपिग्लॉटिस प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग इनटू ट्रैकिया। अब जो एपिग्लॉटिस है ये बेसिकली क्या करता है, फूड को प्रिवेंट करता है कि जिससे कि वो ट्रैकिया में ना जा सके, सिर्फ हमारी इसोफेगस में जाए, ठीक है। तो ये हो जाते हैं लैरिंग्स के कुछ फंक्शंस के बारे में। अब फिर हमारा फोर्थ आ जाता है ट्रैकिया। तो ये मेन हमारा होता है जो कि हमारा किससे जुड़ा होता है, हमारे डायरेक्टली इससे लंग से जुड़ा होता है। अब आप इसका शेप देख सकते हो कि ये हमारे को इस शेप में होता है, यानी कि सिलेंड्रिकल शेप में आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इट इज़ इन सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। अब इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 12 सेंटीमीटर, इसके जो मतलब कि डायमीटर होता है वो होता है 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। एंड इट बिगेंस एट लोअर एंड ऑफ फेरिंग्स। अब ये हमारा कहाँ से बिगन होता है, जहाँ पे हमारा फेरिंग्स ख़त्म होता है वहाँ से ही हम यहाँ से हमारा लैरिंग्स ख़त्म होता है, वहाँ से हमारा ये स्टार्ट होता है ट्रैकिया, ठीक है। तो वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। बाकी फेरिंग्स यहाँ पे लैरिंग्स लिख दीजिए। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ 16 to 20 सी शेप्ड इन कंप्लीट रिंग्स। अब जैसे कि ये हमारी जो ये आप लोग देख सकते हैं कि सी शेप्ड की जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है इन शेप में हमारी बने होते हैं, ठीक है। इसमें कम से कम 12 से 20 मतलब कि सी शेप्ड रिंग होती हैं जो कि एक दूसरे से अटैच्ड होती हैं, जिससे जो क्या फॉर्म करती है, हमारी ट्रैकिया को बनाने में हेल्प करती है, जो कि हमारी ट्रैकिया को फॉर्म करती हैं। और बेसिकली जो हमारा ट्रैकिया होता है वो हाइलिन कार्टिलेज का बना हुआ होता है, ठीक है। अब इसके फंक्शंस के बारे में देख लेते हैं कि हमारे क्या क्या फंक्शंस को परफॉर्म करता है। तो इट प्रोवाइड अ क्लियर पाथवे फॉर एयर टू एंटर एंड एग्जिट लंग्स। अब जैसे कि ट्रैकिया जो है ये हमको एक क्लियर पाथवे, मतलब ये ऐसा एक क्लियर पाथवे होता है जिससे कि जो एयर है वो हमारे लंग्स में पहुंच पाए, यानी कि ऑक्सीजन हमारे लंग्स में पहुंच जाए, और जो CO2 है वो हमारे लंग्स के थ्रू, हमारे ट्रैकिया के थ्रू मतलब कि एग्जिट कर पाए, ठीक है। तो ये हमारा इजी पाथवे होता है, ठीक है, जो कि हमारे लंग्स से जुड़ा हुआ होता है, जो ऑक्सीजन को पहुंचाने में और CO2 को एग्जिट करवाने में हेल्प करता है। फिर हमारा नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है स्मॉल हेयर्स आर प्रेजेंट इन द इनर वॉल्स ऑफ ट्रैकिया दैट कैचेस डस्ट एंड अदर इम्प्योरिटीज फ्रॉम इनहेल्ड एयर। अब जैसे कि जो भी हमने एयर लिया तो एयर के थ्रू, जैसे बाहर इन्वायरमेंट में काफ़ी ज़्यादा डस्ट वगैरह होता है, हम लोग मास्क लगाए तो घूम नहीं सकते क्योंकि कोविड तो हो गया है ख़त्म लगभग।
तो जैसे कि जो ट्रैकिया है उसमें हमारे कुछ इनर वॉल्स में, यानी कि जो हमारी ये ट्रैकिया होती है, ठीक है, इसके जो अंदर वाला एरिया होता है यहाँ पे कुछ हमारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, एयर को एक टाइप से फिल्टर करते हैं, जो कि मतलब डस्ट वगैरह अगर एयर में है तो उसको कैच करते हैं, ठीक है, उसको यहाँ पे जो भी इम्प्योरिटीज़ वगैरह हैं जो मतलब एयर से हम एयर के थ्रू हमको मिल गई हैं, तो उसको यहाँ पे क्या करता है, उसको वहाँ पे हटाने का काम करता है, यानी कि हमारी एयर को प्योर करता है, इम्प्योरिटीज़ से फ्री करता है। तो इसका एक मेन फंक्शन होता है। तो हमारी ट्रैकिया में भी स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ये चीज़ कहाँ पे, इनर वॉल्स में, जो कि हमारी जो एयर है उसमें से डस्ट और इम्प्योरिटीज़ को यहाँ पे हटा रहा है और हमारी एयर को फिल्टर करके हमारे लंग्स तक पहुँचाने का काम कर रहा है। तो ये हो जाते हैं इसके कुछ फंक्शंस के बारे में। फिर हमारे यहाँ पे फिफ्थ आ जाता है ब्रोंकाई। तो अब हम यहाँ पे जब ब्रोंकाई के बारे में बात करते हैं, द ट्रैकिया एंड्स अप बाय डिवाइडेड इनटू टू ब्रोंकाइज और ब्रोंकस नेम्ड राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। अब जो हमारी ट्रैकिया की एंड होती है, ठीक है, ये हमारी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। इसको हम ब्रोंकाई या फिर ब्रोंकस नेम से जानते हैं। एक होता है राइट एंड एक होती है लेफ्ट ब्रोंकाई। अब जैसे डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, मान लीजिए ये हमारा यहाँ पे है, ठीक है, ये हमारी क्या है, ट्रैकिया है। तो जब ट्रैकिया यहाँ पे हमारी जो ट्रैकिया है जब ये डिवाइड होती है, जब इस पार्ट में ऐसे करके ये हमारी ऐसे डिवाइड होती है, तो ये हमारी क्या कहलाती है, लेफ़्ट, और ये हमारी कहलाती है राइट। तो ये हमारी होती है लेफ़्ट ब्रोंकिया और ये हो जाती है हमारी यहाँ पे राइट ब्रोंकिया, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो ट्रैकिया है ये हमारे दो पार्ट्स में नीचे डिवाइड हो रहा है, जो कि हमारे यहाँ पे लंग्स अटैच हो रहे हैं, ठीक है। तो यही जो दोनों होते हैं ये हमारे कहलाते हैं लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस और ब्रोंकिया। फिर नेक्स्ट आ जाता है दे फर्दर पासेज इनटू द करस्पॉन्डिंग लंग्स। अब ये हमारी बेसिकली कहाँ पे पास होते हैं, ये हमारे लंग से अटैच होते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे हमारा क्या अटैच है, यहाँ पे हमारे लंग्स अटैच हैं, ये ऐसे बना रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो लेफ्ट ब्रोंकाई है यहाँ से एक हमारा लंग अटैच होता है और ये हमारा जो राइट ब्रोंकाई होता है यहाँ पे एक हमारे यहाँ पे लंग्स अटैच होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो लंग्स हैं, ये हमारे यहाँ पे फर्दरली एक दूसरे से यहाँ पे पास होते हैं। द राइट ब्रोंकस इज शॉर्टर एंड वाइडर देन लेफ्ट। अब इसमें जो राइट यानी कि जो हमारा राइट ब्रोंकस होता है वो हमारा यहाँ पे थोड़ा सा छोटा होता है, किसकी, लेफ्ट ब्रोंकस से, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा राइट वाला है थोड़ा सा स्मॉल है हमारे लेफ्ट वाले से, क्योंकि और ये हमारा थोड़ा सा वाइडर भी होता है, मतलब शॉर्टर होता है, छोटा होता है और थोड़ा सा चौड़ा होता है। इसकी जो चौड़ाई होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है लेफ्ट ब्रोंकस से, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा ब्रोंकाई। फिर हमारे इसके फंक्शंस क्या होते हैं कि ये मतलब क्या क्या फंक्शंस करता है हमारे बॉडी में। तो ब्रोंकियोल्स एंड अप टू फॉर्म एल्वोलाई एंड हेंस प्लेज अ मेजर रोल इन पाथवे ऑफ एयर एंड फ्लो ब्रोंकाई टू एल्वोलाई। तो ये जो बेसिकली ब्रोंकाई है ये हमारा क्या करता है, यहाँ पे मतलब कि ये हमारा कहाँ पे एंड होता है, ये यहाँ पे जैसे एंड हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी यहाँ पे जो इसके एंड्स होते हैं इसको हम एल्वोलाई कहते हैं, ठीक है। तो हमको एल्वोलाई को फॉर्म करने में हमारा हेल्प करता है। यहाँ से हमारी एल्वोलाई होती है, जो कि हम जो एल्वोलाई होती है वो मेजर रोल प्ले करती है। ये हमारा क्या होता है, बेसिकली पाथवे होता है जहाँ पे जो हमारी एयर फ्लो होती है, ठीक है, ब्रोंकाई से एल्वोलाई तक। क्योंकि हमारे जो ब्रोंकाई है ये बेसिकली एयर को हमारे एल्वोलाई तक पहुंचाने में हेल्प करता है, यानी कि लंग्स में जो एल्वोलाई एक ऑर्गन होता है जो कि हमारी एयर्स हमारे लंग्स के थ्रू, जो एल्वोलाई ऑर्गन है हमारे लंग्स में, ब्रोंकाई उस तक क्या पहुंचाता है, ऑक्सीजन पहुंचाने का, यानी कि एयर पहुंचाने का काम करता है। तो यही मेनली इसका फंक्शन होता है। फिर हमारा 6 आ जाता है यहाँ पे ब्रोंकियोल्स। अब ब्रोंकस बोलो, ब्रोंकाई बोलो या फिर ब्रोंकियोल्स बोलो, सब कुछ सेम ही होता है। तो इसका मतलब होता है कि ब्रोंकाई ऑफ लंग्स फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ब्रोंकस नोन एज ब्रोंकियोल्स। अब जैसे कि जो हमारी ब्रोंकाई है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लेफ्ट एंड राइट में डिवाइडेड है, तो ये हमारी जो मतलब कि ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, ठीक है, जो हमारी ब्रोंकाई होती है। तो इसी को हम यहाँ पे बोल देते हैं क्या, यहाँ पे बोल देते हैं स्मॉलर ब्रोंकाइस में ये हमारे फर्दरली डिवाइडेड होते हैं, तो इसी को हम यहाँ पे ब्रोंकियोल्स बोल देते हैं। एंड ब्रोंकियोल्स डोंट हैव कार्टिलेज। अब जो ब्रोंकियोल्स होते हैं इसमें कोई भी कार्टिलेज नहीं होता है, यानी कि हमारी कार्टिलेज यानी स्मूथ मसल से हमारी ये नहीं बनी होती हैं। दे आर लाइंड बाय क्यूबॉइडल एपिथीलियम। ये बेसिकली हमारी क्यूबॉइडल एपिथीलियम से बनी होती हैं, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, तो ब्रोंकियोल्स एंड अप टू फॉर्म एल्वोलाई एंड हेंस प्ले अ मेजर रोल इन पाथवे ऑफ, मतलब सेम, मतलब वही सारी चीज़ें हैं। हाँ ये थोड़ा सा सेम हो गया है, लेकिन फंक्शन आप अगर देखेंगे तो मतलब यही इसका सेम ही फंक्शन होता है कि हमारे क्या कर रहा है, एयर को पास कर रहा है हमारे लंग्स तक। हमारे जो लंग्स में एक ऑर्गन प्रेजेंट है एल्वोलाई, वहाँ पे भी हमारे ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर रहा है। तो ब्रोंकियोल्स एंड ब्रोंकाई का लगभग एक ही फंक्शन होता है।
फिर हमारा यहाँ पे लास्ट ऑर्गन आ जाता है एल्वोलाई। अब मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे इसमें हमारा मेन ऑर्गन हमारे यहाँ पे लंग्स है। तो लंग्स के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में मतलब डिस्कस करेंगे, बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी तो आप लोग को प्रॉब्लम होने लगेगी, ठीक है। तो इसीलिए लंग्स को उसको ब्रीफ में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे अभी के लिए जो लास्ट ऑर्गन है वो हमारा यहाँ पे आ जाता है एल्वोलाई। अब जो एल्वोलाई के बारे में देख लेते हैं। तो एल्वोलाई आर नोन एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स एंड कंसिस्ट ऑफ स्मॉल हॉलो एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज। अब जैसे कि ये जो हमारी एल्वोलाई होती है ये बहुत छोटे छोटे मतलब इस टाइप में होते हैं। जो अंगूर के गुच्छे आप लोगों ने देखे होंगे बहुत छोटे छोटे से होते हैं। तो ये हमारा एक ऐसा ऑर्गन है जो कि हमारे लंग्स में प्रेजेंट होता है। इसके जो एंड्स देख रहे हैं, ये वाला जो जो ब्रोंकियोल्स है, इसके जो लंग्स मतलब कि जो एंड्स होते हैं, इसी को हम यहाँ पे बोल देते हैं एल्वोलाई। अब जो एल्वोलाई है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था आप लोगों को, जो एल्वोलाई है वो बेसिकली क्या कर रहा है, गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प कर रहा है। ऑक्सीजन को हमारे ब्लड में पहुंचा रहा है, ठीक है। लंग से एल्वोलाई ऑक्सीजन को लेता है, ब्लड में पहुंचाता है, और यहाँ से ब्लड से CO2 को लेता है एल्वोलाई और लंग्स तक पहुंचाता है। तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली गैसेस को एक्सचेंज कर रहा है, ठीक है। और ये हमारे स्मॉल हॉलो एरिया होते हैं जो कि बेसिकली क्या करते हैं, गैसेस को एक्सचेंज करने में हमारे हेल्प करते हैं। तो एल्वोलाई का ये काम होता है। एंड दे आर लाइंड बाय सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम दैट सर्व्स फॉर गैसेस एक्सचेंज। अब ये हमारे स्मॉल टीनी सर्कल्स में, यानी कि इसका बहुत फंक्शनल यूनिट होता है, बहुत छोटे छोटे स्मॉल टीनी स्क्वैमस एपिथेलियम टाइप के होते हैं जो कि हमारे क्या सर्व करते हैं, जो कि हमारे गैसेस एक्सचेंज में ये हमारे बेसिकली हेल्प करते हैं। दे आर अप्रॉक्सीमेटली 3 मिलियन एल्वोलाई प्रेजेंट इन बोथ लंग्स। अब जो मतलब एल्वोलाई होती हैं ये बेसिकली हमारे 300 मिलियन से ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं हमारे दोनों लंग्स के मिला के, ठीक है। हमारे 300 मिलियन प्रेजेंट होते हैं हमारे दोनों लंग्स में। दे आर रिच इन ब्लड सप्लाई। अब ये हमारे ब्लड सप्लाई में काफ़ी ज़्यादा मतलब हाई लेवल में होते हैं। ये ब्लड सप्लाई को काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। तब ये जो हमारे एल्वोलाई होते हैं ये ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो एल्वोलाई है, यानी कि जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, ये हमारे इन पे जो पूरी कवरेज होती है किसकी, यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज की। ये हमारे पूरे ब्लड कैपिलरीज से क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं, ठीक है। बाकी हमारा आ जाता है दे कंटेन 2 टाइप्स ऑफ सेल। ये हमारे 2 टाइप्स ऑफ सेल को कंटेन करते हैं। एक होता है प्न्यूमोसाइट्स एंड एल्वियोलर मैक्रोफेजेस, ठीक है। ये हमारा हो जाता है यहाँ पे एल्वोलाई। ये हमारा हो जाता है यहाँ पे एल्वोलाई। आप देख सकते हैं इसके एंड्स काफ़ी छोटे छोटे से होते हैं। फिर इसके फंक्शंस के बारे में देख लेते हैं, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो एल्वोलाई साइट वेयर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। अब जैसे कि जो हमारी रिस्पायरेशन वाली प्रोसेस मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई थी, तो यहाँ पे क्या हो रहा था ना कि जो ऑक्सीजन हमारी क्या कर रहा था, एल्वोलाई लंग से ले रहा था, ब्लड में पहुँचा रहा था, फिर ब्लड से हमारे सेल्स में पहुँच रही थी। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या कर रहा था, ब्लड से ले रहा था और लंग्स तक पहुँचा रहा था। इसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी बॉडी से एक्सीट आउट हो रही थी। तो ये बेसिकली क्या कर रहा था, ब्रीदिंग प्रोसेस, जब रिस्पायरेशन वाली प्रोसेस हो रही थी तो उस टाइम पे ये गैसेस को एक्सचेंज कर रहा था, ऑक्सीजन ले रहा था और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भेज रहा था। एक तो फंक्शंस का ये हो जाता है। सेकंड, वंस द ब्लड रिसीव ऑक्सीजन इट फर्दर ट्रांसफर इट टू ऑल द सेल्स ऑफ आवर बॉडी। अब जैसे कि एल्वोलाई से जैसे ही हमारे ऑक्सीजन एल्वोलाई से जैसे ही हमारे ब्लड में पहुंच जाती है, तो ब्लड के थ्रू हमारे जितने भी हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं वो ब्लड के थ्रू मतलब ऑक्सीजन हमारे पूरे सेल्स में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है। तो एल्वोलाई का मेजर रोल यही होता है कि हमारे ऑक्सीजन को ब्लड में पहुँचाता है, जिसके थ्रू हमारी ऑक्सीजन पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती है सभी के सेल्स में, ठीक है। तो आई होप आप लोग को इसके फंक्शंस एंड सारे कुछ के बारे में समझ में आ गया होगा। इसका छोटा सा डायग्राम है, अगर आप लोग एक डायग्राम बना के आएंगे तब भी ठीक है, अगर अलग अलग बना के आएंगे तब भी ठीक है, ठीक है। तो लेकिन एक डायग्राम ये जो मेज़र है यही हमारी एनाटॉमी और रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये मेज़र है, तो आप लोग को ये अच्छे से बना के आना है। तो अगर कोई भी डाउट होता है आज की वीडियो में तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। उसके साथ साथ उसी में हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। बाकी आप लोगों को एक काम करना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक प्रॉपर डेफिनेशन आप लोगों को कॉमेंट सेक्शन में लिख के बतानी है।